हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य पीसीएस। स्वागत है विद्यार्थियों आप सभी लोगों का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के भूगोल में भारत की समुद्री सीमाओं की या भारत की तटीय सीमाओं की। इससे पहले की क्लास में हमने विद्यार्थियों डिस्कस किया था भारत की स्थलीय सीमाओं को, भारत की लैंड बाउंड्रीज को हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत की समुद्री सीमाओं को या भारत की तटीय सीमाओं को। तो विद्यार्थियों, अगर हम देखें यहाँ पर भारत की स्थलीय और तटीय सीमा, तो मैं आपको बता दूं कि भारत की स्थलीय सीमा तटीय सीमा से तकरीबन 2 गुनी है। हमने भारत की स्थलीय सीमाओं को पढ़ा था और वहां मैंने आपको बताया था कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो तकरीबन 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा से मतलब यहां से आप लगाइए ये पूरा का पूरा और चले जाइए इस हिस्से तक, यानी गुजरात से शुरू होकर के ऊपर जम्मू कश्मीर तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और नीचे त्रिपुरा तक। ये पूरा का पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है ये है भारत की स्थलीय सीमा। इसको हम पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे भारत की जलीय सीमा को, ये वाला इलाका जो समुद्र के साथ सीमा बनाता है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं कि भारत की जो तटीय सीमा है, भारत की जो कोस्टल बाउंड्री है उसको हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। पहला तो हम पढ़ते हैं मुख्य भूमि की तटीय सीमा। मुख्य भूमि की तटीय सीमा का अभिप्राय ये हुआ, मुख्य भूमि के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मुख्य भूमि से क्या अभिप्राय है। मुख्य भूमि का मतलब ये हुआ कि ये मेनलैंड इंडिया, मुख्य भूमि का मतलब हुआ विद्यार्थियों ये मेनलैंड इंडिया। लेकिन हमें पता है कि भारत केवल इतना ही नहीं है, भारत जो है द्वीप समूहों से भी मिलकर बनता है। तो हमारे पास कुछ द्वीप समूह भी हैं, जैसे इधर आप देख पाएंगे ये है लक्षद्वीप और इसके जस्ट विपरीत दिशा में आप देख पाएंगे ये है अंडमान और निकोबार। तो भारत के पास लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी हैं, ये द्वीप समूह हैं। तो इनको अभी हम नहीं देखेंगे, यानी अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो मुख्य भूमि की सीमाओं की बात करेंगे। तो ये है भारत की मुख्य भूमि और मुख्य भूमि की तटीय सीमा अलग है। और यदि हम इनको भी जोड़ दें, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी जोड़ दें, तो स्पष्ट सी बात है कि जो हमारी तटीय सीमा है, जो कोस्टल बाउंड्री है, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। आप स्पष्ट रूप से यहां देख सकते हो कि मुख्य भूमि की तट सीमा जो है, मुख्य भूमि का मतलब ये हो गया गुजरात से नीचे आइए तमिलनाडु तक और तमिलनाडु से ऊपर चले जाइए बंगाल तक। तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है विद्यार्थियों? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर जो है लंबाई है विद्यार्थियों भारत की मुख्य तटीय सीमा की। यानी गुजरात से लेकर आप चले जाइए नीचे तमिलनाडु तक और तमिलनाडु से चले जाइए ऊपर बंगाल तक। ये हो गई भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई। ठीक है, ये हो गई भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई। और यदि हम इसमें द्वीपों को भी जोड़ दें, कौन कौन से द्वीप है हमारे पास? हमारे पास है विद्यार्थियों लक्षद्वीप और हमारे पास है अंडमान और निकोबार। तो यदि हम इनको भी जोड़ दें, भाई ये मुख्य भूमि में तो शामिल है नहीं, ये तो अलग है, ये तो द्वीप समूह है। तो अगर हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी जोड़ लें विद्यार्थियों, तो द्वीप सहित भारत की तट सीमा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे एग्जाम में दोनों ही पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर पेपर में पूछा गया कि भारत की मुख्य भूमि की तट सीमा की लंबाई बताइए, तो फिर आपको वहां 7516 जवाब नहीं देना है, वहां आपको जवाब देना है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर उसने प्रश्न पूछ लिया भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई बताओ, कुल शब्द लगा दिया, तो ऐसे में फिर आपको 7516 किलोमीटर वाला ही जवाब देना होगा, क्योंकि कुल में भारत की मुख्य भूमि के साथ साथ भारत की जो आपका द्वीप हैं ये भी शामिल हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर और द्वीप सहित तट सीमा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। अब विद्यार्थियों एग्जाम में यहां पर आपसे एक चीज और पूछ लेता है, और वो चीज ये है कि बताइए भारत के जो विभिन्न राज्यों के तट हैं उनके नाम क्या है। ये काफी बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि इनके नाम बताइए। जैसे आपसे पूछ लेगा कि गुजरात का जो तट है उसका क्या नाम है, या आंध्र प्रदेश का जो तट है उसका क्या नाम है,
महाराष्ट्र का जो तट है उसका क्या नाम है, तो ये पेपर में कई बार आते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए हम इसको जल्दी से देख लेते हैं कि किस तट को हम क्या कहकर पुकारते हैं। तो अगर हम बात करें विद्यार्थियों गुजरात की, अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात का जो समुद्री तट है, इस समुद्री तट को कच्छ तट के नाम से जाना जाता है। कच्छ का तट, ध्यान रखना, गुजरात के समुद्र तट को कच्छ का तट कहकर पुकारा जाता है। गुजरात से आप आगे बढ़ोगे तो आ जाएगा दमन, लेकिन दमन का जो समुद्र तट है उसका कोई विशेष नाम नहीं है। तो इससे हम आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा विद्यार्थियों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो समुद्र तट है इसको हम कहते हैं काठियावाड़ तट, ठीक है। गुजरात के समुद्र तट को कहते हैं कच्छ का तट। महाराष्ट्र का जो समुद्र तट है, अब देखिए यहां पर जो काठियावाड़ जो समुद्र तट है या काठियावाड़ का जो तट है ये गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में ही विस्तृत है, ध्यान रखना, ठीक। तो गुजरात के तट को कहते हैं कच्छ का तट। गुजरात से नीचे आप जाओगे तो आ जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के तट का नाम है विद्यार्थियों काठियावाड़ तट, ध्यान रखेंगे काठियावाड़ तट महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से आप नीचे बढ़ोगे तो आ जाएगा गोवा, जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लोगों का एक टूरिस्ट स्पॉट है बहुत बड़ा। तो गोवा का जो तट है विद्यार्थियों, गोवा के तट को हम कहते हैं कोंकण तट, ध्यान रखना, गोवा के तट को कहा जाता है विद्यार्थियों कोंकण तट। कोंकण रेलवे भी बड़ा फेमस है, तो ध्यान रखना कोंकण वर्ड अगर कहीं भी आएगा तो वो चीज जुड़ी होगी किससे, वो चीज जुड़ी होगी विद्यार्थियों कहीं ना कहीं गोवा से, ठीक है। तो गोवा का जो समुद्र तट है इसे हम कहते हैं कोंकण तट। गोवा से नीचे जाए तो आ जाएगा कर्नाटका। भाई कर्नाटक का जो समुद्र तट है इसका नाम है कनारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक का जो समुद्र तट है वो है विद्यार्थियों कनारा। तो कनारा तट जो है वो है कर्नाटक का। कर्नाटक से आप नीचे बढ़ोगे तो आ जाएगा केरल, ठीक है, देवताओं की भूमि से कहा जाता है। तो केरल की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो केरल का जो तट है इसका नाम है मालाबार। यही है ऐतिहासिक मालाबार तट, जहां पर वास्को डिगामा 1492 में आया था। तो मालाबार तट है कहां पर विद्यार्थियों, केरल में। तो ये सारे के सारे तट जो हैं ये पश्चिमी घाट के हैं। और अगर आप इसमें ध्यान दोगे तो यहाँ पर जो तटों की संख्या है, बड़े जो तटों की संख्या है वो है 1 2 3 4 5, और 5 में से जो 4 तट हैं उनका नाम का से स्टार्ट होता है, आप देख सकते हो, कच्छ का तट, काठियावाड़ तट, कोंकण तट या कनारा तट, ठीक है। तो ध्यान रखना ये जो पूरी आप बेल्ट देख रहे हैं ये है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट के प्रमुख तट कौन कौन से हैं, कच्छ का तट गुजरात में, काठियावाड़ का तट महाराष्ट्र में, कोंकण का तट गोवा में, कनारा का तट जो है वो है कर्नाटक में, और मालाबार का तट है विद्यार्थियों केरल में। अब हम इससे आगे बढ़े तो ये स्टेट जो है नीचे की ओर ये है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का जो विद्यार्थियों समुद्र तट है उसका नाम है कोरोमंडल तट, ध्यान रखना, तमिलनाडु का जो तट है ये है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है विद्यार्थियों कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर आपसे कभी पूछ ले कि बताइए भारत में वह कौन सा स्थान है जहां पर 12 महीनों में से 9 महीने तक बरसात होती रहती है, या 8 से 9 माह तक यहां पानी बरसता है, तो आपका जवाब आएगा विद्यार्थियों कोरोमंडल तट। ध्यान रखना कोरोमंडल तट वो जगह है जो भारत में सबसे लंबे समय तक वर्षा प्राप्त करती है। ध्यान रखेंगे जब हम जलवायु पढ़ेंगे, मानसून पढ़ेंगे, तभी हम उसमें देखेंगे। यहाँ पर अभी की अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे जो तमिलनाडु का तट है वो है कोरोमंडल, और कोरोमंडल तट जो है विद्यार्थियों वो सबसे लंबे समय तक वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आता हुआ और जाता हुआ दोनों ही प्रकार के मानसून बरसात कराते हैं। तो तमिलनाडु का जो तट है विद्यार्थियों वो है कोरोमंडल। अच्छा, इससे ऊपर अगर हम बढ़े तो आ जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो तट है विद्यार्थियों इसका नाम है उत्तरी सरकार तट। ध्यान रखना आंध्र प्रदेश का जो तट है विद्यार्थियों इसका नाम है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। देखिए मैप से लोकेशन याद रखोगे अगर तो एग्जाम में गलती नहीं होगी, और अगर ट्रिक बना करके रट्टा मारने की कोशिश करी तो फिर ध्यान रखना कनारा का कनारी हो जाता है, और कनारी एक जो है ठंडी जलधारा है, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत ही दिक्कत वाली चीजें हो जाती हैं। ट्रिक जो है वो काम कर जाती है लेकिन बहुत सारी जगह काम नहीं करती। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे कभी गलत नहीं होगा। मैप से आप इसे पढ़िए। तो तमिलनाडु का तट जो है वो है कोरोमंडल। तमिलनाडु से ऊपर बढ़ेंगे आ जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का तट है उत्तरी सरकार तट। आंध्र प्रदेश से ऊपर बढ़ेंगे तो आ जाएगा ओडिशा। ओडिशा काफी महत्वपूर्ण है। ओडिशा के तट पर ही एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जगन्नाथ का मंदिर विद्यार्थियों, वो भी इसी तट पर है। पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि बताइए प्रसिद्ध जगन्नाथ का मंदिर
भारत के किस तट पर अवस्थित है? 4 ऑप्शन, इसी में से कोई ना कोई बना देगा, ऑप्शन रख देगा आपका कोंकण तट पर है, कनारा तट पर है, उत्कल तट पर है या उत्तरी सरकार तट पर है। तो इस तरीके से भी पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। तो ओडिशा का जो तट है विद्यार्थियों उसका नाम है उत्कल तट। ये उत्कल जो शब्द है शायद आपने एक जगह और सुना होगा, और वो जगह है विद्यार्थियों हमारा राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान में उत्कल आता है, आपने सुना होगा द्राविड़ उत्कल बंग, है ना। तो ये जो है उत्कल, ध्यान रखेंगे उत्कल का संबंध है ओडिशा से, और उत्कल से ही जुड़ा हुआ है कलिंग। ध्यान रखिएगा, कलिंग और उत्कल ये साथ साथ ही हैं, और कलिंग का युद्ध बड़ा ही फेमस है, जुड़ा हुआ है महाराजा अशोक से, और कलिंग के युद्ध के बाद ही महाराजा अशोक ने हिंसा का परित्याग करके शांति का मार्ग अपनाया। तो विद्यार्थियों ओडिशा का तट है उत्कल तट। ओडिशा से ऊपर बढ़ेंगे तो आ जाएगा पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के तट का नाम है विद्यार्थियों वैगा। ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल का जो तट है इसका क्या नाम है? इसका तट है, इस तट का नाम है वैगा। तो वैगा तट पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में उत्कल, आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार तट, ठीक है। तमिलनाडु में कोरोमंडल, अगर हम पश्चिम में चले जाएं तो केरल में मालाबार, कर्नाटका में कनारा, गोवा में कोंकण, महाराष्ट्र और गुजरात का जो बॉर्डर है वहां पर काठियावाड़, और गुजरात में है कच्छ तट। ध्यान रखेंगे ये सारे के सारे जो तट हैं ये हैं पश्चिमी घाट के, और ये सारे के सारे तट जो हैं ये पड़ते हैं पूर्वी घाट में। तो ये भारत की तट सीमा पर पड़ने वाले प्रमुख तट हैं। अब देखिए इनकी अपनी अपनी लंबाई भी है, तो सारी की सारी लंबाई तो महत्वपूर्ण है नहीं कि आपको प्रत्येक तट की लंबाई पता हो, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि ये पेपर में मुझे लगता नहीं पूछी जा सकती है। लेकिन हाँ, मैं यहां पर लिस्ट लगा देता हूं, तो आप उस लिस्ट में सारे के सारे जो हमारे संघ शासित और जो हमारे पूर्ण राज्य हैं उनकी जो तट रेखाएं हैं उनकी लंबाई आप इस लिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। हालांकि ये सारी की सारी लंबाई आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक, ध्यान रखना। अच्छा, अब यहां पर हम देखें, प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बताइए भारत के कितने राज्यों के पास समुद्री तट रेखा है। ध्यान रखना, पेपर में सवाल इस फॉर्म में भी आया हुआ है कि बताइए भारत के कुल कितने राज्यों के पास समुद्री तट रेखा है। तो बिल्कुल आप इसमें से देख करके उन्हें गिन करके आसानी से बता सकते हो। देखते हैं भाई कितने राज्यों के पास है। तो देखिए गुजरात के पास समुद्र तट है ही, नाम है कच्छ का तट। गुजरात में ही एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दमन और दीव। विद्यार्थियों दमन और दीव के पास भी समुद्र तट है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन समुद्र तट तो है। तो दमन दीव भी इसमें शामिल होगा। नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र 3, 4 नंबर गोवा, 5 नंबर कर्नाटका, 6 नंबर केरल, ठीक है, 7 नंबर तमिलनाडु, 8 नंबर पुडुचेरी। विद्यार्थियों पुडुचेरी के पास भी समुद्री तट है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन काउंट तो होगा, तो पुडुचेरी भी इसमें शामिल होगा। तो अगर हम इसे गिन लें, ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बंगाल, यदि हम इनको गिन लें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो हमारे जो है हो गए मुख्य भूमि पर समुद्री सीमा वाले राज्य या तट रेखा वाले राज्य। इसके अलावा 2 स्टेट और भी हैं, वो है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो 11 हो गए ऊपर, 2 हो गए नीचे। तो अगर कभी आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारत में कुल कितने राज्यों के पास, भारत में कुल कितने राज्यों के पास समुद्री तट रेखा है, तो आपका जवाब आएगा विद्यार्थियों भारत में कुल 13 राज्यों के पास समुद्री तट रेखा है। ध्यान रखना, अगर कभी प्रश्न पूछ ले कि भारत में कितने राज्यों के पास समुद्री तट रेखा है, तो आपका जवाब आएगा 13। भारत में कुल 13 राज्यों के पास समुद्री तट रेखा है। अब अगर सवाल इस फॉर्म में आ जाए कि बताइए कितने केंद्र शासित प्रदेशों के पास तट रेखा है, तो बिल्कुल आप इसे आसानी से गिन सकते हो, 1, 2, 3 और 4। यानी भारत में 13 में से 4 जो समुद्र तट हैं वो हैं यूटी में, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित,
और 9 है आपके पूर्ण राज्यों में। ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर कभी पूछ ले भारत में कितने राज्यों के पास, सामान्य रूप से कितने राज्यों के पास तटरेखा है, तो 9, और कितने केंद्र शासित प्रदेशों के पास तटरेखा है, तो 4, और भारत में कुल कितने राज्यों के पास तटरेखा है, तो जवाब आएगा 13। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसमें हम कुछ चीज और देखते हैं। जैसे आपसे पूछता है कि बताइए भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसके पास है, तो हालांकि लिस्ट में आपने देख ही लिया होगा, तो फिर भी हम देखते हैं यहां पर भारत में सबसे लंबी जो तटरेखा है विद्यार्थियों, भारत में सबसे लंबी तटरेखा, तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा है, अगर हम पूर्ण राज्यों की बात करें, सामान्य रूप से सवाल आया है भारत में सबसे लंबी तटरेखा बताइए, तो आप जवाब देंगे गुजरात। भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसके पास है, गुजरात के पास है, यानी कच्छ का तट और काठियावाड़ दोनों को मिला लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दमन दीव भी इसमें शामिल होगा। तो गुजरात के पास सबसे लंबी तटरेखा है और इसकी तटरेखा की लंबाई कितनी है विद्यार्थियों, 1214.7 किलोमीटर। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, अगर सामान्य तरीके से पूछ रहा है तो। लेकिन गुजरात एक पूर्ण राज्य है। अब अगर प्रश्न पूछ लिया कि भारत में सबसे लंबी, सभी राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा किसके पास है, अब इसमें यूनियन टेरिटरी भी शामिल हो जाएंगी। तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा अगर यूनियन टेरिटरीज को भी हम शामिल कर लें तो होता है अंडमान और निकोबार, और अंडमान और निकोबार के पास जो तटरेखा है वो है 1962 किलोमीटर की। ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है विद्यार्थियों क्योंकि गुजरात का केवल एक हिस्सा ही समुद्र से टच हो रहा है, मतलब समुद्र से टच हो रहा है गुजरात का एक हिस्सा। वहीं अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो ये चारों ओर से घिरा हुआ है समुद्र से। बात समझ पा रहे हैं ना भाई, चारों ओर से घिरा हुआ है, तो समुद्र के साथ जो तटरेखा है उसकी लंबाई ज्यादा हो जाएगी भाई, पूरा क्षेत्र कवर करेगी। इसी वजह से भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला अगर कोई राज्य है तो वो है अंडमान निकोबार 1962। लेकिन हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार एक यूटी है, एक यूनियन टेरिटरी है, तो पूर्ण राज्यों में इसे शामिल नहीं करेंगे। अब अगर सवाल आया पेपर में कि बताइए भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसके पास है, सामान्य रूप से ऑप्शन में अंडमान निकोबार है ही नहीं, केवल गुजरात दे रखा है और अदर स्टेट दे रखे हैं, तो सिंपल सी बात है आपका जवाब हो जाएगा गुजरात। लेकिन अगर कभी प्रश्न आया कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य बताइए और गुजरात और अंडमान निकोबार दोनों ही हैं उसमें, तो ऐसे में जवाब होगा अंडमान और निकोबार। ध्यान रखिएगा, तब गुजरात जवाब नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इसको मेंशन कर रहा है पेपर में तो फिर आप इसको जवाब दीजिए, और अगर नाम दे करके पूछ ले कि सबसे बड़ी तटरेखा वाला पूर्ण राज्य, तो फिर तो गुजरात ही होगा, फिर तो भले ऑप्शन में अंडमान निकोबार हो, इसका कोई मतलब बनता नहीं क्योंकि ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। और अगर यूटी का नाम पूछ ले कि बताइए सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो फिर जवाब तो अंडमान निकोबार ही होगा। तो किसी भी तरीके से ये जो है पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। और ये थे हमारे भारत के समुद्री क्षेत्र और उनसे लगने वाली तट रेखाएं। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलिए विद्यार्थियों, अब हम आगे देखते हैं इसमें, और आगे हम देखेंगे भारत की प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र क्या होता है और अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है। देखिए ये जो टॉपिक है ये भारत के जल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और भारत की जलीय सीमा को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसके अनुरूप 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में बांटा गया है? पहला है प्रादेशिक जल सीमा, इंग्लिश में से कहते हैं टेरिटोरियल सी। दूसरा है संलग्न क्षेत्र, इसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्टिगुअस जोन, ध्यान रखना यह है कॉन्टिगुअस जोन, संलग्न क्षेत्र। और तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसे कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ध्यान रखना। तो 3 है हमारे पास, प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये काफी महत्वपूर्ण है, पेपर में इनसे कई बार सवाल पूछा गया है। तो जरा हम देख लेते हैं कि भारत का प्रादेशिक जल सीमा क्या है, या भारत का संलग्न क्षेत्र क्या है, या भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या है, इनके क्या मतलब होते हैं। तो देखो भाई, बॉर्डर जब हमारा बॉर्डर जमीन पर हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सी लाइन होती है भाई, हम उसको फॉलो करते हैं कि ये इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, ठीक है, सिंपल सी बात होती है। ये इंडिया है, इधर बांग्लादेश है, बहुत सिंपल है। लेकिन जब समुद्र बीच में आ जाता है तो समुद्र में भी सीमा होती है विद्यार्थियों।
ऐसा नहीं है कि सीमाएं जमीन पर होती हैं, सीमाएं समुद्र में भी होती हैं। तो उन्हीं सीमाओं को आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि भारत की समुद्री सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आता है विद्यार्थियों प्रादेशिक जल सीमा। सबसे पहले आती है प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा का मतलब यह हुआ कि वे सीमाएं जो कि किसी तटरेखा के इसका मतलब होगा कि वे जल सीमाएं जो किसी प्रदेश की तटरेखा से लगती हुई हैं। बात समझ पा रहे हैं? यानी अगर हम देखें कि प्रादेशिक जल सीमा क्या है, तो प्रादेशिक जल सीमा है विद्यार्थियों आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक समुद्र में। ठीक, अब यहां पर दो वर्ड है जिन्हें आप समझ लो। पहला है आधार रेखा। आधार रेखा क्या होता है? देखो भाई, भारत की जो तटरेखा है वो टेढ़ी मेढ़ी है। मैंने तो फिर भी यहां पर काफी सीधी बना दी है, मैप पर आप देखोगे तो बहुत टेढ़ी मेढ़ी आपको मिलने वाली है वो। तो अगर टेढ़ी मेढ़ी रहेगी तो अगर हम यहां से मापेंगे, यहां से मान लीजिए हमने मापना शुरू किया 12 नॉटिकल माइल, तो यहां से आगे जाएगा, और यहां से मापना शुरू करेंगे तो पीछे ही रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं, टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। भारत के टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाते हुए खींची जाने वाली सीधी रेखा कहलाती है आधार रेखा। तो जितनी भी ये जो सीमाएं यहां हम देखेंगे आधार रेखा से ही होंगी। ठीक है, तो आधार रेखा क्या है? टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाते हुए खींची जाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल। देखिए, नॉटिकल माइल का मतलब है समुद्री मील। ठीक है, समुद्री मील, और एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना, ये काम आएगा आगे। अब देखो, भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा है आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल। यानी आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल यहां तक अगर हम मान लें तो ये पूरा का पूरा जो इलाका बनेगा, यहां से लेकर आप चलते जाइए और इधर भी, ये बनेगा भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र। ठीक है, भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र है आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक, और इस क्षेत्र में भारत को सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन करने का अधिकार है। ये पूरा का पूरा एरिया जो है भारत का तो है ही, ठीक है, और जो इन सीमाओं से लगे हुए राज्य हैं उनका भी यहाँ पर पूरा पूरा अधिकार होता है। ध्यान रखेंगे। तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक। पेपर में सिंपल इतना ही पूछा जाएगा कि भारत की आधार रेखा मतलब भारत की प्रादेशिक समुद्री रेखा जो है कहां से कहां तक जाती है, तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक। और इस क्षेत्र में ये जो पूरा एरिया बनेगा यहां से यहां तक का, इस पूरे एरिया में भारत को समस्त प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, क्योंकि ये भारत की ही भूमि है। अच्छा, इससे हम आगे बढ़े तो आ जाता है संलग्न क्षेत्र। ठीक है, इसके अगर हम आगे बढ़े तो आ जाता है संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिगुअस जोन। तो कॉन्टिगुअस जोन में अगर हम बात करें, संलग्न क्षेत्र में बात करें, तो 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल तक। देखिए 12 तक तो यही हो गया, ठीक है। अब यहां से 12 और चले जाइए समुद्र में भीतर, तब जो क्षेत्र बनेगा वो कहलाएगा संलग्न क्षेत्र। 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है वो है संलग्न क्षेत्र। और विद्यार्थियों, संलग्न क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार होता है। ध्यान रखना, मैं यहां लिख देता हूं, इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क अगर इस एरिया से, ठीक है, अगर मैं यहां बनाने का प्रयास करूं इसे, तो देखो इस तरीके से बन जाएगा ये, ठीक है, आगे भी जाएगा, इस तरीके से ये पूरा बन जाएगा। तो इस एरिया में अगर कोई भी जहाज जाएगा, कोई भी जहाज मान लीजिए इस एरिया में एंटर करता है तो उसे भारत को सीमा शुल्क देना पड़ेगा। ठीक, कोई भी व्यक्ति इस एरिया में बिना वीजा के प्रवेश नहीं कर सकता, बिना वीजा के माइग्रेट नहीं कर सकता, उसे वीजा दिखाना ही होगा, तभी वो यहां एंटर कर पाएगा, क्योंकि ये भारत की समुद्री सीमा है। ठीक है, तो यहां पर सीमा शुल्क वसूला जा सकता है। और प्रवासी कानून भी यहां पर लागू होते हैं, अप्रवासी कानून। ठीक है, इस एरिया में अप्रवासी कानून लागू होते हैं। ठीक, किसको एंट्री देनी है भारत में, किसको नहीं देनी है, वो यहीं से डिसाइड किया जाएगा 24 नॉटिकल माइल से। इसके अलावा इस क्षेत्र में पर्यावरणीय संरक्षण की जिम्मेवारी भी भारत की है। ध्यान रखना, इस क्षेत्र में जो पर्यावरणीय संरक्षण है,
ये भी भारत को देखना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। तो संलग्न क्षेत्र जो है वो 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल तक है, आप देख सकते हो। इस एरिया में भारत को सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार है। इस एरिया में भारत के अप्रवासी कानून लागू होंगे तथा इस एरिया के पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेवारी भी किसकी है? भारत की है। अगर मान लीजिए भारत ने यहां पर किसी मछली की प्रजाति को सुरक्षित कर रखा है इस एरिया में, ठीक है, और मान लीजिए कोई विदेशी नाविक जो है या विदेशी मछुआरा जो है यहां पर आके उसको मारने का प्रयास करे, तो भारत उस पर कानूनी कार्रवाई करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि ये हमारा एरिया है, यहां पर आप कुछ भी ऐसा काम नहीं करोगे जो भारत के कानून के खिलाफ है, ठीक है। तो ये है संलग्न क्षेत्र 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल तक। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो आ जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र है विद्यार्थियों 24 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल तक। इस एरिया को आप देख सकते हो, ये है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसे शॉर्ट में कहते हैं EEZ। ये क्या है? ये है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है, वो भारत में 24 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी में आपको मिल जाएगा। ये यहां से ये पूरा का पूरा इलाका है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। विद्यार्थियों, इस एरिया में भारत को अनुसंधान करने की अनुमति होती है। भारत इस क्षेत्र में अनुसंधान कर सकता है, जीवों पर रिसर्च कर सकता है जो भी चाहे। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है। पेट्रोल डीजल यहां जो भी मिलेगा वो सब भारत का, ठीक है। यहां पर भारत को जितने भी प्राकृतिक संसाधन मिलेंगे, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, या पेट्रोलियम जितना भी है, या कोई धातु निकल आए, बहुमूल्य धातु निकल आए, वो सभी का सभी भारत का होगा, ठीक है। और यहाँ के जीवों का जो सर्वेक्षण है वो भी भारत कर सकता है। ये पूरा का पूरा इलाका जो है भारत के अधीन आता है। तो ये है भारत के जल क्षेत्र जो हमने देखे। प्रादेशिक सीमा आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है। संलग्न क्षेत्र 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल तक। इस क्षेत्र में ध्यान रखना, संलग्न क्षेत्र में सीमा शुल्क, पर्यावरणीय संरक्षण, अप्रवासी कानून, ये सब भारत बना सकता है अगर चाहे तो। ये भारत के अधिकार में है। 24 नॉटिकल माइल से आगे 200 नॉटिकल माइल तक, यानी अगर हम देखें कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना होता है, तो 24 से 200 तक जा रहा है, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 176 किलोमीटर का, 176 नॉटिकल माइल हो जाएगा। तो इस 176 नॉटिकल माइल में भारत अनुसंधान कर सकता है, ठीक है, जीवों का संरक्षण कर सकता है अगर वह चाहे तो। इसके अलावा जो यहाँ जितने भी प्राकृतिक संसाधन होंगे, ठीक है, चाहे वो पेट्रोलियम हो या खनिज हो, उन सब पर भी भारत का अधिकार होगा। और अगर आप इस 200 नॉटिकल माइल से आगे निकल जाएं, इससे भी आगे निकल जाएं, तो शुरू हो जाता है विद्यार्थियों हाई सी। ध्यान रखना, इसके आगे 200 नॉटिकल माइल के आगे क्या शुरू हो जाएगा? हाई सी। हाई सी का मतलब होता है उच्च सागर, और उच्च सागर में किसी भी देश का कोई भी अधिकार नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लीजिए इस एरिया में कोई पेट्रोल निकलता है, तो यहाँ पर भारत भी जाकर के उसको निकाल सकता है, पाकिस्तान भी निकाल सकता है अगर उसमें ताकत हो तो, जापान भी निकाल सकता है, वो सभी का बराबर अधिकार है, ठीक है। 200 नॉटिकल माइल के आगे जो है उच्च समुद्र शुरू हो जाता है, खुला समुद्र शुरू हो जाता है, और खुले समुद्र में किसी भी देश का कोई कानून नहीं चलेगा, ठीक है। भारत के कानून जो हैं वो आपके संलग्न क्षेत्र तक 24 नॉटिकल माइल तक चलेंगे। इसके आगे भारत के कानून नहीं चलते हैं। हाँ, इसके आगे भारत अनुसंधान कर सकता है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है, लेकिन 24 नॉटिकल माइल के आगे भारत के कानून समाप्त हो जाते हैं, और 200 नॉटिकल माइल के आगे किसी भी देश का कोई भी कानून काम नहीं करता है। ये खुला समुद्र है, यहाँ कोई कुछ भी कर सकता है, सबको सारे कार्य करने की अनुमति है। तो ये था विद्यार्थियों हमारा छोटा सा टॉपिक जो आज हमने कवर किया। इसमें हमने जाना भारत के समुद्र तटों के बारे में और भारत की समुद्री सीमाओं के बारे में, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक सवाल जो उठता है वो ये है कि जब हम 24 नॉटिकल माइल तक जाएंगे तो यहां पर लंका भी तो हमारे में आ जाएगा भाई। बिल्कुल, जब हम 24 नॉटिकल माइल तक जाएंगे तब तो श्रीलंका भी हम में शामिल हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा है, अगर हम 24 नॉटिकल माइल को कवर करेंगे फिर तो श्रीलंका भी हम में शामिल हो जाएगा। तो बिल्कुल विद्यार्थियों इसको हम ध्यान रखेंगे। तो जहां कहीं भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि दो देश आ जाएं, जैसे यहां पर श्रीलंका हो गया, यहां पर भारत हो गया, तो जो अधिकार भारत को मिले हुए हैं
जो अधिकार भारत को मिले हुए हैं कि भाई आप 24 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक आपको अधिकार है, ये अंतरराष्ट्रीय हैं, उसी तरीके से श्रीलंका को भी मिले हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसी स्थिति आ जाए जहां पर भारत और श्रीलंका जैसे दो देश बिल्कुल पास पास में ही हो तो वहां पर हम इसको आधा कर लेते हैं। यहां पर तो पूरी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ये सीमा श्रीलंका पर आएगी तो हम इसे घटा करके आधा कर लेंगे। ठीक है, यानी थोड़ा सा पीछे हम हो जाएंगे, थोड़ा सा पीछे श्रीलंका हो जाएगा, यानी बीच की स्थिति हम यहां पर कर लेंगे। ठीक है, और विद्यार्थियों यही कारण है कि हमारी सीमाएं और श्रीलंका की जो सीमाएं हैं, समुद्री सीमाएं हैं, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। इसीलिए कभी भी आप भारत का नक्शा अकेला नहीं देखते हो, हमेशा भारत के नक्शे के साथ श्रीलंका का नक्शा आपको मिलेगा। उसका कारण यही है कि भारत की जो सीमाएं हैं वो श्रीलंका तक कवर करती हैं कहीं ना कहीं। ठीक है ना, कहीं ना कहीं श्रीलंका तक कवर करती हैं। इसी वजह से चूंकि श्रीलंका भारत की समुद्री सीमा के भीतर आता है, यही कारण है कि हम कभी भी भारत का नक्शा जब देखते हैं तो वहां पर श्रीलंका आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर हम देखें तो जहां कहीं भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, अपनी सीमाओं को थोड़ा सा घटा लेते हैं, यानी थोड़ा सा हमने कम कर लिया, थोड़ा सा आप कम कर लो, आपसी सहमति से ये जो है काम हो जाता है। तो ये टॉपिक आज हमने कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको इसमें कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।